हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू की सीरीज जो लक्ष्मीकांत की बुक को हम कंप्लीट कर रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू, ताकि मेंस के अंदर तो आपको हेल्प मिले ही मिले, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि प्रीलिम्स क्रैक नहीं होगा तो मेंस में बैठने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, वहां पर आपका इंडियन पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। इस वजह से ये सीरीज स्टार्ट करी गई थी। लेक्चर नंबर 50 पे हम पहुंच चुके हैं। लास्ट टाइम हमने राज्यसभा के बारे में डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में हम पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट है तो आप @prince_luthra पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, सो दैट वी कुड गिव द क्लैरिफिकेशन कंसर्निंग द डाउट, ताकि आपके डाउट को दूर किया जा सके। विल स्टार्ट दिस लेक्चर विद द कोटेशन। एक कोटेशन के साथ शुरुआत करेंगे इस लेक्चर की। सक्सेस क्या है, फेलियर के बाद का चैप्टर। तो सक्सेस कुछ भी नहीं है, जस्ट वंस यू गो फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर फेलियर यू इवेंचुअली लीड टू सक्सेस। सक्सेस पे आप इवेंचुअली पहुंच जाते हैं। खासतौर पे उन लोगों के लिए ये कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने प्रीलिम्स 2020 का एग्जाम दिया, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से उनको सक्सेस नहीं मिल पाई, प्रीलिम्स का एग्जाम वो क्रैक नहीं कर पाए। दिल छोटा करने की वहां पे जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि दिस फेलियर विल इवेंचुअली लीड टू सक्सेस। अगर आप इस फेलियर से सीख लेते हैं, अगर आपने अपने फेलियर से कुछ ना कुछ लर्निंग, कुछ ना कुछ इंसाइट ले ली, तो डेफिनेटली सक्सेस के आप और भी पास पहुंच जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उनको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर एस्टीमेट कमेटी क्या है इसको जानेंगे। देन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी के बारे में जानेंगे। जनरल पर्पस कमेटी क्या होती है इसको देखेंगे। कंसल्टेटिव कमेटी को डिस्कस करते हुए फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे। पार्लियामेंट्री फोरम्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। देन विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पार्लियामेंट्री फोरम एंड सीपीए एंड आईपीयू को डिस्कस करेंगे। मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से रहने वाली है कि 8 से 10 एमसीक्यूज आपके करेक्ट होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट मानी जाती है। बेसिकली आपको 6 या 6 से ज्यादा एमसीक्यूज तो करेक्ट करने ही है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो आप दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ताकि आप अपर ब्रैकेट्स में फॉल कर सके। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लेकर है। पूछा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है आप उसको सर्कल करें और जो टॉपिक है आप उसको अंडरलाइन करें। अब पढ़िए जो स्टेटमेंट्स बोल रही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द कमेटी वाज सेट अप फर्स्ट इन 1921 अंडर द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था, उस दौरान ये कमेटी उसके हिसाब से, उसके प्रोविजन के हिसाब से 1921 में बनाई गई थी। इट कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 25 लोकसभा से आते हैं और 5 राज्यसभा से आते हैं। हो सकता है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स कितनी है, वो 2 साल की है। जो यहां पे टेन्योर दिया गया है ऑफिस का, वो 2 साल का दिया गया है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो हम पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाते हैं, कोई भी कमेटी, चाहे वो एस्टीमेट कमेटी की बात करें, पीएसी की बात करें, एथिक्स कमेटी की बात करें, इनका मेन काम होता है जो पार्लियामेंट है, जिसमें लोकसभा है और राज्यसभा है, इनके काम को हल्का करना। देखिए सारी चीजें जो है लोकसभा राज्यसभा अपने आप में कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। पूरे देश को चलाने का काम दिया गया है। जो हमारे हाउसेज है दोनों, जो पार्लियामेंट है, तो पूरे देश को चलाना इतना आसान तो होता नहीं है। इस वजह से पार्लियामेंट्री कमेटीज जो है वो बनाई जाती है, ताकि जो काम है, काम का जो बर्डन है, उसको शेयर किया जा सके लोकसभा और राज्यसभा का। ध्यान रखिएगा ये एक बेसिक पर्पस होता है। इससे आपको समझ में आ जाएगा जो ये कमेटीज होती है बनाई क्यों जाती है। एंड देन हर कमेटी का अपना एक पर्पस होता है, जो कि हम आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें देखेंगे। अब आते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर। तो यस, अगर बात करी जाए 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसके प्रोविजन के हिसाब से बनाई गई थी पहली बार। 1921 के अंदर इसका निर्माण किया गया था फर्स्ट टाइम। तो अब ये पहली स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से पहले तो डी को आप एलिमिनेट कर दीजिए। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं दोबारा से, ताकि जो लोग इस प्रैक्टिस को नहीं करें, एलिमिनेशन मेथड को यूज नहीं कर रहे, वो भी इस मेथड को यूज करना शुरू करें। एंड देन दे विल रीप द बेनिफिट्स। उनको समझ में आएगा कि एग्जाम में एलिमिनेशन, कॉमन सेंस, ये चीजें कितनी ज्यादा हेल्प करती है। 5 से 10 क्वेश्चन तो इन्हीं चीजों की वजह से ही आपके सही हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो यहां पर बात करी जाए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, तो इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। यहां पर टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें, वो भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि 1 साल का टर्म ऑफ ऑफिस इनका होता है। जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का पीरियड होता है। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट एवरी ईयर from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote। तो इसके अंदर जो पार्लियामेंट है अपने लोगों में से ही कुछ लोगों को चूज करती है इन कमेटीज के लिए।
ठीक है। और इसके अंदर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका इन सब प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द कमेटी। मिनिस्टर के पास पहले ही इतना काम है। बेसिकली देखिए कमेटी क्यों बनाई जा रही थी, कमेटी बनाने का रीजन था पार्लियामेंट के काम को हल्का करना। और यहां पे अगर मिनिस्टर को ही मेंबर बना देंगे तो मिनिस्टर तो पहले ही ओवरलोडेड रहते हैं वर्क से, तो वो कैसे इस कमेटी के अंदर जस्टिफाई तरीके से काम कर पाएंगे, तो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द कमेटी। चेयरमैन ऑफ द कमेटी जो होते हैं इज अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर बाय द स्पीकर। स्पीकर जो है अपने ही लोगों में से किसी एक को चेयरमैन यहां पर सिलेक्ट करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहां पे, आंसर विल बी ए। और यहां पे ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 22 मेंबर होते हैं, 15 और 7 का रेशियो होता है लोकसभा राज्यसभा से, और टर्म ऑफ ऑफिस जो होती है वो 1 साल की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए, इसको आप कंसीडर करें और फिर देखिए कि किस कमेटी को रेफर किया जा रहा है। यहां पे बेसिकली 3 स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर कमेटी को डिस्क्राइब कर रही है और आपको उसका नाम बताना है। द ओरिजिन ऑफ दिस कमेटी कैन बी ट्रेस्ड टू द स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी सेटअप इन 1921। तो इस कमेटी का जो ओरिजिन है, कहां से आता है, उसको ट्रेस बैक किया जा सकता है स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी जो कि 1921 में बनाई गई थी। फर्स्ट सच कमेटी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, मतलब हमारे आजादी के बाद जो बनाई गई थी 1950 में बनाई गई थी, और वो मिस्टर जॉन मथाई जो थे उनकी रिकमेंडेशन में बनाई गई थी। चलो ठीक है, मान लिया। ओरिजिनली इट हैड 25 मेंबर्स, बट इन 1956 1956 के अंदर मेंबरशिप जो थी वो 30 हो गई थी। तो मतलब 1950 में जब पहली बार ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में कमेटी बनाई गई तो इसमें 25 मेंबर थे, लेकिन इन 6 इयर्स इसके अंदर 5 और मेंबर्स बढ़ गए, 30 मेंबर टोटल इसके अंदर हो गए थे। तो क्या हम एस्टिमेट कमेटी की बात कर रहे हैं, एथिक्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, या किसी दूसरी कमेटी की बात कर रहे हैं? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, ये जो तीनों चीजें बता रखी हैं, ये बता रखी हैं एस्टिमेट कमेटी को लेकर। तो एस्टिमेट कमेटी जो थी वो जॉन मथाई की रिकमेंडेशन में 1950 में पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में बनाई गई थी। इसका जो अगर आप ट्रेस बैक करेंगे तो ओरिजिन जो है स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी 1921 में आपको इसका ओरिजिन मिल जाएगा। इसमें सभी के सभी जो मेंबर्स होते हैं, जैसे 30 मेंबर यहां पे बताए, वो लोकसभा से ही आते हैं। तो लोकसभा के ही मेंबर्स होते हैं, ओनली लोकसभा। बहुत बार ऐसा होता है ओनली वर्ड दे रखा होता है, हमें लगता है वो स्टेटमेंट गलत होगी, लेकिन एस्टिमेट कमेटी के मामले में अगर लोकसभा ओनली दिया है तो वो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। ऑल द 30 मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा ओनली। टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, इसमें भी जस्ट लाइक द प्रीवियस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 साल का टर्म ऑफ ऑफिस रहता है। और जो इसमें मेंबर्स होते हैं 30 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा एवरी ईयर। अपने ही लोगों में से इनको चुना जाता है। सिमिलरली लाइक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मिनिस्टर जो होते हैं इसके मेंबर नहीं होते हैं और चेयरमैन स्पीकर के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ बातें जो मैंने अभी आपको बताई वही दी रखी है। लोकसभा के ही मेंबर्स होते हैं और यहाँ पे मेंबर्स जो है लोकसभा एवरी ईयर सिलेक्ट करता है। 1 साल का यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस रहता है। मिनिस्टर इसमें चूज नहीं रखे जा सकते और यहाँ पे जो चेयरमैन होते हैं वो स्पीकर अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। बात करी गई है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की या फिर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पूछा गया बताएं इनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के बारे में सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है दिस कमेटी वॉज क्रिएटेड इन 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। कृष्णा मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद 1964 में इस कमेटी को बनाया गया था, हो सकता है। सेकंड, ओरिजिनली इट हैड 25 मेंबर्स, जिसमें से 10 कहां से थे, लोकसभा से, और 15 कहां से थे, राज्यसभा से, हो सकता है। द टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो इसका 1 साल का रहता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में पहले कुछ और चीजें जान लीजिए। इसके फंक्शन क्या होते हैं। पहला फंक्शन तो है टू एग्जामिन द रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। तो पब्लिक अंडरटेकिंग जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं उनकी जो रिपोर्ट्स और अकाउंट्स होते हैं उसको एग्जामिन करना। एंड टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो सीएजी जो है उसकी भी रिपोर्ट होती है पब्लिक अंडरटेकिंग्स के ऊपर, उस रिपोर्ट को भी एग्जामिन करना इस कमेटी का मुख्य काम होता है। कमेटी जो थी 1964 में बनाई गई थी और कृष्णा मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से ही बनाई गई थी। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। इसमें भी जो कार्यकाल है, टर्म ऑफ ऑफिस है, वो 1 साल का रहता है। ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें मेंबर्स की, तो यहां पे जो ओरिजिनली थे इट हैड 15 मेंबर्स। ओरिजिनली 15 मेंबर्स थे, जिसमें से 10 लोकसभा के थे और 5 राज्यसभा के थे। लेकिन 1974 में एक बदलाव देखा गया और यहां पे मेंबर्स की जो संख्या थी, जैसे जैसे काम बढ़ा मेंबर्स की संख्या भी बढ़ानी पड़ी, 22 कर दी गई, जिसमें से 15 आए लोकसभा से और 7 आए राज्यसभा से। इसके अंदर भी मिनिस्टर्स जो होते हैं वो मेंबर नहीं रह सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी वैसे ही इनकरेक्ट हो गई। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर विल बी बी, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। यहां पर भी जो चेयरमैन होते हैं वो स्पीकर अपॉइंट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए कंडीशन घुमा फिरा के सेम है, स्पीकर ही चेयरमैन को अपॉइंट कर रहे हैं। टर्म ऑफ ऑफिस 1 साल का ही है। देखिए मेंबर्स की जो संख्या है ना
वो अलग अलग है, वो डिपेंड करते हैं किस कमेटी के पास कितना काम है। और मिनिस्टर कहीं पर भी मेंबर नहीं बन सकते, ये चीज भी सब में कॉमन है। तो कॉमन पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखिएगा, जो डिफरेंसेस है वो उनके नंबर में और उनके फंक्शंस के अंदर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जिसे शॉर्ट में DRSCs कहा जाता है, इसके बारे में पूछा है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडिंग कमेटी इज टू सिक्योर मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी को सिक्योर करना ये मुख्य काम होता है किसका, स्टैंडिंग कमेटी का हो सकता है। ईच स्टैंडिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स। हर स्टैंडिंग कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। आउट ऑफ 20 स्टैंडिंग कमेटीज 8 वर्क अंडर राज्यसभा और 12 कहां काम करती है, लोकसभा के अंडर काम करती है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले तो जान लीजिए डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज जो होती हैं, इनका मुख्य काम यही होता है कि हाउस के ना जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनसे उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो डिटरमिन करी जा सके। अगर उन्होंने कोई भी सही या गलत काम किया उसके ऊपर जो स्टेटमेंट्स है वो इसके अंदर ली जा सके। तो ये कमिटीज जो है एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर एक तरीके से प्रेशर बना के रखती हैं ताकि उनकी भी जो जवाबदेही है वो बन सके। तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स के लिए पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। इसके अंदर मेंबर्स की बात करें तो ईच स्टैंडिंग कमेटी के 31 मेंबर होते हैं, जिसमें से 21 आते हैं लोकसभा से और 10 आते हैं राज्यसभा से। ध्यान रखिएगा सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। हमारे पास 24 स्टैंडिंग कमेटीज है, जिसमें से 8 राज्यसभा के अंदर काम कर रही है और 16 लोकसभा के अंदर। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्ट। तो कौन सा पेयर ऐसा है जो कि करेक्ट है। 3 पेयर्स दे रखे हैं। पहली कहती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ये क्या काम करती है, इट रेगुलेट्स द प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस। हाउस का टाइम टेबल प्रोग्राम्स को मैनेज करती है। जनरल पर्पस कमेटी एडवाइस करती है मैटर्स कंसर्निंग अफेयर ऑफ द हाउस। हाउस के जो भी मैटर्स होते हैं, अफेयर्स जो होते हैं, उसके ऊपर एडवाइस करना इस कमेटी का काम होता है। हाउस कमेटी डील्स विद रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑफ मेंबर्स एंड अदर अमेनिटीज लाइक फूड, मेडिकल एड। तो जो भी हाउस के मेंबर्स होते हैं उनके अकोमोडेशन वगैरह का ध्यान रखना, अमेनिटीज का ध्यान रखना, ये हाउस कमेटी का काम होता है। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए तो आंसर हमारा यहां पे हो जाएगा ए। तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। हाउस कमेटी नाम से ही लग रहा है हाउस के बारे में, और हाउस में वेरियस अमेनिटीज के बारे में ध्यान रखती है। जनरल पर्पस कमेटी जो होती है वो एडवाइस करती है जो कि हाउस से कंसर्निंग मैटर्स होते हैं, जो कि कंसर्निंग अफेयर्स होते हैं उसको लेकर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है बेसिकली टाइम टेबल ऑफ द हाउस कैसे चलना चाहिए और जो पूरा का पूरा हाउस है उसको रेगुलेट कैसे करना है, वेरियस प्रोग्राम्स को कैसे रेगुलेट करना है, ये सारा काम आता है BAC के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं जो कि कंसल्टेटिव कमेटी को लेकर है। पूछा गया कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली। जैसे कि एस्टीमेट कमेटी में हमने देखा था सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स थे, यहां पर भी कहा जा रहा है कि कंसल्टेटिव कमेटी में लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और सिर्फ यहीं के होते हैं। दीज कमिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट करती है और इसकी जो मेंबरशिप होती है मैक्सिमम इसमें 30 मेंबर हो सकते हैं और मिनिमम इसमें 10 मेंबर्स हो सकते हैं। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स इसमें नहीं होते। देखिए कुछ कमिटीज ऐसी जरूर है जिसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, लेकिन ये उनमें से एक नहीं है। इसमें दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स होते हैं। तो इस वजह से पहली स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट, मतलब बी और डी को आपने कर दिया एलिमिनेट। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट के बारे में सही चीज सिलेक्ट कर पाते हैं कि क्या ये सही है या गलत, तो सीधा आप अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। क्या ये कमेटी को मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स बनाती है, तो यस दिस कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और अगर सेकंड स्टेटमेंट ठीक है तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्या मैक्सिमम मिनिमम मेंबर जो 10 से 30 के बीच में वेरी करते हैं, तो यस मिनिमम इसमें 10 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 30 मेंबर्स होते हैं। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, नंबर इज इंपॉर्टेंट। दीज कमिटीज आर नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूट। तो जब नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है तो कंसल्टेटिव कमिटीज को बनाया जाता है आफ्टर द जनरल इलेक्शन। तो लोकसभा के जब जनरल इलेक्शन कंप्लीट होते हैं, नई लोकसभा बनती है, तो कंसल्टेटिव कमिटीज को बनाया जाता है। दीज कमिटीज शेल स्टैंड डिसॉल्व्ड अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। इसी तरीके से जैसे नई लोकसभा बनी तो ये नई कमिटीज बनी, लोकसभा डिसॉल्व हुई किसी भी रीजन की वजह से तो ये कमेटी भी खत्म हो जाती है। एंड शेल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच लोकसभा। जब जब नई लोकसभा आएगी ये कमेटीज को बना दिया जाएगा, लोकसभा खत्म होगी तो ये कमेटीज भी अपने आप खत्म हो जाएंगी। आंसर हमारा सी हो जाएगा। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, पहली हमारी इनकरेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। पूछा गया है 2 स्टेटमेंट्स देके कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 2005। पहली पार्लियामेंट्री फोरम जो थी वाटर कंजर्वेशन के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर, उसे 2005 में निर्माण किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। एट प्रेजेंट देयर आर 5 पार्लियामेंट्री फोरम्स। तो अभी अगर हम बात करें आज के दिन में 5 पार्लियामेंट्री फोरम्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यस, पहली पार्लियामेंट्री फोरम जो वाटर कंजर्वेशन पे बनी थी वो बनी थी 2005 के अंदर, और आज के टाइम में जो पार्लियामेंट्री फोरम्स की संख्या है वो 8 तक पहुंच चुकी है। ठीक है, मैं आपको एक टाइमलाइन भी इसके ऊपर दिखाने वाला हूं। तो हमारा आंसर यहां हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप पूछेंगे कि पार्लियामेंट्री फोरम होती क्या है। देखिए, बेसिकली स्पेसिफिक एरियाज में, जैसे मैंने आपको बताया वाटर कंजर्वेशन के ऊपर एक पार्लियामेंट्री फोरम बनाई गई, इसी तरीके से यूथ के ऊपर भी एक पार्लियामेंट्री फोरम बनाई गई है, एक चिल्ड्रन के ऊपर भी बनाई गई है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी बनाई गई है। सिमिलरली ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी एक पार्लियामेंट्री फोरम बनाई गई थी। साथ में ही डिजास्टर मैनेजमेंट हो या फिर पार्लियामेंट्री फोरम ऑन आर्टिजन या फिर क्राफ्ट पीपल हो, ये सभी चीजें बनाई गई है ताकि उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर अवेयरनेस फैलाई जा सके और वहां पे क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा सके। ठीक है, तो आंसर हमारा ए है। 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स कौन कौन सी है वो मैं आपको दिखा देता हूं टाइमलाइन के हिसाब से। तो हमने सबसे पहले वाटर कंजर्वेशन की पढ़ी थी 2005 की, 6 में आई यूथ के ऊपर, फिर 6 में थोड़े से महीनों के बाद चिल्ड्रन के ऊपर आई। सिमिलरली 2006 में पब्लिक हेल्थ के ऊपर आई। 2008 में, उस टाइम अगर आपको याद हो, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत सारी न्यूज आया करती थी, तो यहां पे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर पार्लियामेंट्री फोरम बना दी गई थी। 2011 में डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, 13 में आर्टिजन्स के ऊपर, एंड 2013 में ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर एक पार्लियामेंट्री फोरम का यहां पे निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पूछा गया ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देखिए, अब क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री फोरम्स के बारे में पढ़ लिया है तो इसके ऑब्जेक्टिव्स बताना आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पहले यहां पे स्टेटमेंट कहती है, इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द मेंबर्स टू हैव इंटरैक्शन विद द मिनिस्टर कंसर्न। तो यहां पे जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट्री फोरम के, वो कंसर्न मिनिस्टर से बातचीत कर सकते हैं, इंटरैक्शन कर सकते हैं। टू सेंसिटाइज मेंबर्स अबाउट द की एरियाज ऑफ कंसर्न। जो मेंबर्स हैं उनको सेंसिटाइज किया जाता है की एरियाज से। टू प्रिपेयर अ डेटाबेस थ्रू कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन क्रिटिकल इशू फ्रॉम मिनिस्ट्रीज कंसर्न। इसमें एक डेटाबेस जो है वो भी यहां पर बनाया जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, देखिए, पार्लियामेंट्री फोरम का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, उसके बाद तो काफी इजी हो जाता है। तो यस, इसमें क्या होता है, अगर आपने एनवायरमेंट के ऊपर बनाई तो एनवायरमेंट मिनिस्टर से, यूथ के ऊपर बनाई तो कंसर्निंग यूथ मिनिस्टर से, इसी तरीके से अगर आपने हेल्थ के ऊपर बनाई तो हेल्थ मिनिस्टर से आपका वार्तालाप चलता रहता है। साथ साथ आपको एक अवेयरनेस फैलाने का भी एक जरिया मिलता है इसके थ्रू, और लोगों को भी इसके थ्रू सेंसिटाइज किया जा सकता है। साथ साथ मेंबर्स तो उनको तो सेंसिटाइज किया ही जाता है। एक डेटाबेस जो है वो भी, क्योंकि मिनिस्ट्री कंसर्न से आपका इंटरेक्शन हो रहा है, तो आप वो डेटाबेस भी कंसर्निंग डेटा जो भी आपको स्पेसिफिक लगता है, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन के ऊपर अगर पार्लियामेंट्री फोरम है तो वो देखेंगे चाइल्ड के मेल न्यूट्रिशन के ऊपर, चाइल्ड डेथ के ऊपर, चाइल्ड सेक्स रेशियो के ऊपर, ये जो डेटा होगा ये आपको मिनिस्ट्री कंसर्न से मिल जाएगा और ये डेटा आपको काफी हेल्प करेगा रिस्पेक्टिव एरिया के अंदर एक्शंस लेने के लिए। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए, इट हैज बीन मैंडेटेड दैट द पार्लियामेंट्री फोरम विल नॉट इंटरफेयर विद द एनक्रोच अपॉन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। तो डीआरएससी जो बनाई जाती है स्पेसिफिक एरिया को लेकर बनाई जाती है भी, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस वजह से कहा गया है कि पार्लियामेंट्री फोरम जो है वो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के साथ इंटरफेयर नहीं करेगी। कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न से इंटरैक्शन इसका रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि पार्लियामेंट्री फोरम्स को लेकर पूछा गया कि कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो क्या स्पीकर ऑफ लोकसभा इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मिनिस्टर्स, चेयरमैन ऑफ डीआरएससीज। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहां पे पार्लियामेंट्री फोरम्स की अगर बात करें तो इसमें स्पीकर, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो भी होते हैं। जैसे लोकसभा के अंदर स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में कौन होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मिनिस्टर्स जो होते हैं वो भी रहते हैं पार्लियामेंट्री फोरम के अंदर, एंड देन डीआरएससीज के जो चेयरमैन होते हैं वो भी इसके अंदर रहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि चारों का ही पार्टिसिपेशन इसके अंदर रहता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल फोरम। जितने भी फोरम्स होते हैं, जैसे हमने 8 फोरम्स के नाम देखे थे, एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट कौन होते हैं उसके, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, एक्सेप्ट द पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन पब्लिक हेल्थ। सिर्फ पब्लिक हेल्थ वाले को छोड़कर बाकी सब में स्पीकर इसके हेड होते हैं। पब्लिक हेल्थ वाले में कौन होता है बताइएगा। वेयर इन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो को प्रेसिडेंट। तो यहां पे
अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ, तो जो 7 आपकी फोरम्स हैं वहां पर तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट रहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन की जब बात आती है वहां पे राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो को प्रेसिडेंट, स्पीकर जो है वो को प्रेसिडेंट रहते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, द कंसर्न मिनिस्टर्स एंड द चेयरमैन ऑफ डीआरएससीज जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, जितनी भी फोरम्स होती हैं उनके। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। देन हम डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है, काफी पूछा गया। 2 स्टेटमेंट से बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है द सीपीए इज एन एसोसिएशन ऑफ अबाउट 17,000 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस स्प्रेड ओवर 175 नेशनल, स्टेट, प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल पार्लियामेंट्स। सीपीए जो है एक तरीके का एसोसिएशन है जिसमें 17,000 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि 175 नेशन से आते हैं। द आईपीयू इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ सॉवरेन स्टेट्स। एट प्रेजेंट आईपीयू कंसिस्ट ऑफ 153 पार्लियामेंट्स ऑफ सॉवरेन नेशन। तो बेसिकली नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा का पूरा डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, बट आपको सीपीए और आईपीयू क्या है इसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए बताया गया है। सोचिए। चलिए, तो यहां पे हमारा आंसर है बी, क्योंकि नंबर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीपी और आईपीयू क्या है ये बताना मुख्य यहां पे ऑब्जेक्टिव था। तो यहां पे सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि जो आईपीयू है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट हेल्प्स मेंबर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू डेवलप कॉन्टैक्ट विद द पार्लियामेंटेरियंस ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ आईपीयू। तो आईपीयू के अंदर क्या होता है, बेसिकली वेरियस कंट्रीज के जो मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, वो भी इसमें मेंबर होते हैं। इंडियन जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है वो भी इसमें मेंबर होते हैं, और एक इंटरैक्शन जो है वो यहां पर सभी के बीच में रहता है। ठीक है, सीपीए में क्या होता है, इसे 1911 में स्टैब्लिश किया गया था सीपीए को, और तब इसकी जो मेंबरशिप थी काफी कम थी। आज के टाइम में बात करें तो 180 से ज्यादा मेंबर्स इसके अंदर, पार्लियामेंटेरियंस इसके अंदर बेसिकली एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे से जो सीखना है उसकी कोशिश करते हैं, एक दूसरे से नई नई जो एक दूसरे की कंट्रीज की प्रैक्टिसेस होती हैं उसको सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अभी 2 मिनट के अंदर हम इसे रिवाइज करेंगे, देन वी विल वाइंड अप द लेक्चर। चलिए, शुरुआत हमारी कहां से हुई थी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से। 1919 में इसका ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे वो भी मैंने आपको बताए थे, इसके अंदर 22 मेंबर्स होते हैं, 15 और 7 का रेशियो रहता है, ध्यान रखिएगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कि टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, 1 साल का रहता है। इसके बाद डिस्कशन हुआ था एस्टिमेट कमेटी के बारे में। तो यहां पर 1921 में इसका ओरिजिन मिलेगा आपको, जॉन मथाई ने रेकमेंडेशन किया था। 1950 में इसको बनाया गया था। मेंबरशिप तब 25 हुआ करती थी, देन ये इंक्रीज होकर 1956 में 30 हो गई थी। मेंबर सिर्फ लोकसभा से आते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में चीजें बताई गई थी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। 1964 में इनका निर्माण हुआ था, कृष्णा मेनन कमेटी के द्वारा रेकमेंडेशन की गई थी। यहां पर शुरुआती दौर में बात करें तो कितने मेंबर्स होते थे, यहां पर 15 मेंबर्स हुआ करते थे, 10 और 5 का रेशियो था लोकसभा राज्यसभा का। 1974 में ये रेशियो इंक्रीज हो गया, तो 22 मेंबर्स टोटल थे, और इसमें से 15 कहां से आते थे, लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इनके कुछ फंक्शंस जो थे वो भी हमने डिस्कस किए थे। देन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के बारे में देखा था। इसका मेन काम होता है एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा फिक्स करके उनसे लेना। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो भी हमने डिस्कस किए थे। 31 मेंबर्स होते हैं, 21 और 10 का रेशियो रहता है। साथ में ही 24 स्टैंडिंग कमेटीज है, जिसमें से कहां पे 8 राज्यसभा के अंदर, 16 लोकसभा के अंदर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के फंक्शन, हाउसिंग कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी के फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने डिस्कशन किया था कंसल्टेटिव कमेटीज के बारे में। मेंबर्स दोनों हाउसेज से आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा बनाई जाती है, और साथ में इसके मेंबर्स की संख्या जो थी मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30 हो सकती है। वी डिस्कस्ड अबाउट फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, और ये हमने 8 फोरम्स के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद पार्लियामेंट्री फोरम्स के ऑब्जेक्टिव्स काफी इजी थे, ये भी देखे थे। देन क्वेश्चन नंबर 9 में हमने देखा था पार्लियामेंट्री फोरम्स में होता कौन कौन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा से लेकर मिनिस्टर्स तक एंड चेयरमैन ऑफ डीआरएससी भी इसमें होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था पॉपुलेशन पब्लिक हेल्थ वाली पार्लियामेंट्री फोरम के लेके। देन वी डिस्कस अबाउट सीपीए एंड आईपीयू, काफी फैक्चुअल क्वेश्चन था, बट इनके फंक्शंस आपको पता चल गए थे। 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू वेरी सून।